हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली है फॉर महात्मा गांधी विद्यापीठ स्टूडेंट। एमकॉम एंट्रेंस 2020 तो कंडक्ट हो गया, अब आज हम लोग उसका आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट देखो जो सेट्स थे उनमें से मेरे पास जो सेट है वो है डी, बट सारे सेट्स के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस वो शफल किए होते हैं। तो इस सेट की कॉपी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों का बहुत इजी था, रीज़न बीइंग एक भी न्यूमेरिकल हमारा नहीं आया एमकॉम एंट्रेंस 2020 में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी इज मैनेज्ड बाय नो डाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि कंपनी को कंप्लीटली कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनाता है? अपने में से शेयर होल्डर्स ही, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही अपने में से कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, या कंपनी का जो डे टू डे डिसीजंस होता है वो फाइनलाइज करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि अपने में से ही कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कंपनी मैनेज करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। हमने ये क्वेश्चन कराया भी था कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तब तो वो कोलकाता में उसका हेड ऑफिस था और बाद में उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मुंबई। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ। अगर हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पे मैनेजमेंट इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, इंप्रूव करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट उसके बारे में कैसे सोचता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करें तो लॉसेस भी शेयर होते हैं, प्रोबेबिलिटीज पे भी बेस्ड होता है और रैंडमनेस में भी होता है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द टर्म रिस्क इंक्लूड्स। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है और असेट से रिलेटेड भी हो सकता है। डैमेज टू मशीनरी एंड प्रॉपर्टी, ये भी रिस्क है। इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ और लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये भी रिस्क है। लीकेज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ये भी रिस्क है। दैट इज डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ये सिंपल है, द IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देख लो सी एक करेक्ट आंसर इसका दिया है, दैट इज सी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA। अगर IRDA की बात करें तो बेसिकली इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये लोगों को, जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और मार्केट में भी अगर देखा जाए तो ये एक हेल्दी मार्केट बनाना चाहते हैं। किसके लिए? फॉर इंश्योरेंस। तो ऑप्शन में हमारे पास पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन भी दिया है एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट भी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट। इंश्योरेंस जो हमें सिक्योरिटी देता है वो रिस्क के अगेंस्ट भी देता है और लॉसेस के अगेंस्ट भी देता है। दैट इज सी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बेसिकली ये सारे थ्योरी बेस्ड हैं, तो इसमें डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ। अब देखो, अगर हमने बोला कि हम एक नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं जिसको हम परचेज की प्लेस से कहाँ लेके आ रहे हैं? इंस्टॉलेशन की प्लेस पे, और उस पर हमने कोई इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो जितना भी न्यू असेट पे करते हैं वो सारा क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज बी। नेक्स्ट, इनकम टैक्सेस, ये तो हमें पता है ए, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो ये किस पे कंप्यूट होता है? टोटल इनकम पे। अब वो टोटल इनकम कैसे बनती है? कैपिटल एसेट मिल करके, फिक्स्ड एसेट मिल करके, बिजनेस गेन मिल के, वो अलग चीज़ है। बट इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं? अपनी इनकम पे। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे असेसमेंट ईयर हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट GTI ऑफ एन एसएससी। ये हमने बताया था, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, 5, दैट इज सी। नेक्स्ट, एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। अब अगर हम लोग बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की,
तो एक पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया में फर्दर 2 कैटेगरीज थी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अब अगर रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो ये ईयर टू ईयर चेंज होता है। हो सकता है कि आप 1 साल 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किए हो, बट अगले कुछ साल तक स्टे ना करो, तो हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होगा। दैट इज मे चेंज, विल सर्टेनली चेंज, विल नॉट चेंज और नन ऑफ दीज। मे चेंज हो सकता है, दैट इज ए। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। अगर हम ये बात करें तो ये किसकी डेफिनेशन है? असेसमेंट ईयर की, दैट इज सी। ऐसे तो तुम लोग बोलोगे मैम ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट अगर वैसे भी देखा जाए तो प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम टर्म ईयर के लिए यूज़ करते हैं और असेसमेंट ईयर हम अगले साल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और ये डेफिनेशन भी असेसमेंट ईयर की ही है। नेक्स्ट, Which one of the following objective is not the objective of secondary data collection? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है ये हम सबको पता है। 2 तरह से डेटा कलेक्शन हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली वो होता है जब हम अपने एम के अकॉर्डिंग खुद जाते हैं और अपने लिए डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया और हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं बट अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये तो ऑब्जेक्टिव है। टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम, बेटर डिफाइन द प्रॉब्लम, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड इंटरप्रेट प्राइमरी डेटा मोर इंसाइटफुल, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। बट सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारा मोटिव क्या नहीं होता? बी नहीं होता, क्योंकि हमें प्रेजेंट प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना होता। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी सोल्यूशंस है वो कौन फाइंड आउट करेगा? वो जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टू शो द ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड। क्या बोला है? ट्रेंड। ट्रेंड मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके लिए हम लोग यूज हमेशा करते हैं लाइन ग्राफ, दैट इज सी। नेक्स्ट, इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ, देखो सुपरविजन बोला है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन या डायरेक्शन फंक्शन। बट ऑब्वियस डायरेक्शन फंक्शन, क्योंकि सुपरविजन किससे रिलेटेड है? डायरेक्शन से। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग लीडरशिप। अगर हम लोग लीडरशिप की बात करें तो किस तरह की प्लानिंग में लीडरशिप होगा? सी, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट, इफ कंपनी डिफाइंस अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर एम्प्लॉयज इट इज परफॉर्मिंग। देखो आप उनको अथॉरिटी बता रहे हो और किस तरीके से उनको आपस में कम्युनिकेट करना है ये बता रहे हो, तो ये बेसिकली किस फंक्शन में होता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व इन। अगर हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट किया और उसको एक्चुअल से कंपेयर करें तो नो डाउट ये किसका प्रोसेस है? कंट्रोलिंग का। हम चाहते हैं कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग करना, तभी तो स्टैंडर्ड एक्चुअल को हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज अ डैश प्रोसेस बट ऑब्वियस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल गोज विथ थ्योरी वाई, जेड, ए और एक्स, एक्स दैट इज डी। नेक्स्ट, an enterprise gets more output and mutual cooperation from its subordinate staff by adopting, मतलब ज़्यादा आउटपुट भी चाहिए और आपको कोऑपरेशन भी चाहिए, by leadership, by participation, by goals और by challenges, but obvious B। next, the concept of human relations was developed by, human relations की बात करें तो एल्टन मेयो, that is C। job analysis provides information used for writing organization chart, पॉलिसी, जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोसीजर। देखो जॉब एनालिसिस करने की बात हो रही है तो जॉब एनालिसिस सिर्फ इसलिए होता है सो दैट हम जॉब डिस्क्रिप्शन को लिख सकें, डिस्क्राइब कर सकें, दैट इज सी। नेक्स्ट, पेंशन प्लान in which a specific amount of profit is transferred to the employee's account that are payable at the time of retirement or death is classified as deferred profit sharing plan, सेविंग एंड थ्रिफ्ट प्लान, कैश बैलेंस प्लान और अर्ली रिटायरमेंट विंडो। ए, अगर ए की बात करें ना तो डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का यही प्रोसेस होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को कुछ हिस्सा देता है, किसका? प्रॉफिट का। बेसिकली वो प्रॉफिट का जो हिस्सा देता है वो काइंड ऑफ पेंशन प्लान है जो कि एम्प्लॉय को फ्यूचर में मिलता है, और ऐसे प्लान को हम क्या कहते हैं? डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, दैट इज ए। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन मीन्स, ये तो हम लोग को पता है लिबरल होना किससे रिलेटेड? जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे रिलेटेड।
दैट इज लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमिक फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, बी। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन, किस पे रिस्ट्रिक्शन हटाने की बात हुई, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड या बोथ, बट ऑब्वियस बोथ, इन्वेस्टमेंट पे भी और कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इन दोनों पे डिस्कशन हुआ कहाँ, ग्लोबलाइजेशन में। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, लीज फायर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, लीज फायर मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी, और फ्री इकोनॉमी कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी, दैट इज बी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो होती है, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी होती है, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी होती है, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ये कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। क्लियर। बाकी फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज, प्राइस, ये इन सब पे फोकस करती है, बट लिक्विडिटी पे नहीं। नेक्स्ट, द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर्स टू द, यूरो करेंसी मार्केट की बात हुई, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, the market where the borrowing and lending of currencies take place outside the country of issue, the countries which have adopted euro as their currency, or the market in which euro is exchanged for other currencies, D। क्योंकि यूरो करेंसी मार्केट मतलब कि आपको इन रिटर्न क्या मिलने वाला है, या आप इन रिटर्न क्या दोगे, यूरो। तो आंसर क्या होगा, डी, कि एक ऐसा मार्केट जहां यूरो ही एक्सचेंज में मिलेगा फॉर अदर करेंसीज। नेक्स्ट, डंपिंग रिफर्स टू, अगर हम डंपिंग की बात करें तो डंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम गुड्स को सेल करते हैं अब्रॉड में एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट, दैट इज बी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इमूवेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड, अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो मतलब क्या है कि जब ट्रेड होता है दो अलग अलग कंट्रीज में, दैट इज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ए। नेक्स्ट, मार्केट इन विच करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड द प्राइजेज आर सेटल्ड ऑन। अब देखो करेंसीज की बात क्या है, अगर शेयर्स की बात करता तो शेयर मार्केट हो जाता, बट क्योंकि हमसे करेंसीज की बात की है तो सी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहां आप करेंसीज को खरीदते बेचते हो। नेक्स्ट, व्हेन डिड द WTO केम इनटू इफेक्ट, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अब यहाँ पे हमसे पूछा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो नो डाउट ए, कमर्शियल पॉलिसी, क्योंकि बेसिकली हम लोग किसकी बात करें, ट्रेड की। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी को हम लोग एग्जिम पॉलिसी कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, बट वो ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया है तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इनफॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड्स और टू डाउनवर्ड्स और हॉरिजॉन्टली इन, देखो इनफॉर्मल अथॉरिटी बोला है तो नो डाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा। नेक्स्ट, रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क ऑफ वर्कर्स आर गिवन इन राइटिंग इन, अगर राइटिंग की बात करें तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ रिटन वे में होगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर इज कॉल्ड, मतलब डरा करके अगर हम आपको मोटिवेट करें तो इस मोटिवेशन को हम कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट, ल्यूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज, उन्होंने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया था वो था सी, POSDCORB, और इसका फुल फॉर्म क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड लास्ट इज बजटिंग। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो था किसके थ्रू, लूथर गुलिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नो डाउट ए, 1880 to 1930। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ये किसकी डेफिनेशन थी, बी, डोनाल्ड जे क्लोक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेलेक्ट द ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल टर्म है, हाँ, बाइंडिंग अग्रीमेंट है, हाँ, क्या ऑलवेज इन रिटन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें ऑप्शन दिया गया आइदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में होगा आइदर ओरल या रिटन,
और इम्प्लाइड में तो आपको कुछ भी बोल के लिख के बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अग्रीमेंट दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज? वैलिड अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट की बात करें तो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या होता है? जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आंसर होगा बी, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा बाय लॉ। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड। अभी हमने बताया कि राइटिंग ओरल में हो सकता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, जो कि बोल के बताया ना जाए। जैसे अगर मान लो हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं तो बस ड्राइवर हमें कभी भी नहीं बताता है, बस कंडक्टर नहीं बताता है हमें टिकट के लिए पे करना होगा, और ना ही हम उसको बोलते हैं कि हम टिकट के लिए पे करेंगे। तो ये क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ हम दोनों को पता होता है कि अगर हम कोई सर्विस यूज़ करें तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच गोल इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है? फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर रिसीवर, रिसीवर अंडरस्टैंडिंग, रिसीवर रिस्पॉन्स, दैट इज सी। क्योंकि जो सेंडर ने बोला है अगर उसको उसी सेंस में रिसीवर समझ पाए तब तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन का यही मोटिव होता है कि जो सेंडर बोल रहा है वही प्रॉपर तरीके से रिसीवर, उसी सेंस में रिसीवर उसको समझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? सी। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू। रिपोर्ट्स कुछ भी हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लॉन्ग, शॉर्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से कंप्लायंस कौन करता है? ऑडिटर, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट इज सी। नेक्स्ट, an auditor is required to determine the dash of his audit procedures according to the requirement of standards of auditing: conduct, nature, timing, extent, limitation, or planning. But of is B, nature, timing, and extent. Next, ratio of net profit after tax and preference shares dividend to number of equity share is known as. देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इससे क्या आता है? अर्निंग पर शेयर, दैट इज डी। Next, the firm's quality control dash should be effectively communicated to its personnel. B, policies and procedures. Next, process of collecting and preparing working papers is known as documentation का process है ये. Next, which of the following is not a method of obtaining audit evidence? Recalculation ये method है. Recorrection, रीपरफॉर्मेंस भी हमारे पास एक मेथड है, नन ऑफ द अबव। क्योंकि देखो एक मेथड बोला है, इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट जब आप करते हो तो उस टाइम कुछ ना कुछ एविडेंस, कुछ ना कुछ सबूत आपको कलेक्ट करने होते हैं। तो रिकैलकुलेशन आप कर सकते हो ऑडिट एविडेंस के लिए, रीपरफॉर्मेंस भी कर सकते हो, बट क्या रिकरेक्शन करते हो? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स आर प्रोसेस, मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन और ऑल ऑफ द अबव। बी, मैनेजमेंट। नेक्स्ट, stratified audit sample means purposely selected items for audit, randomly selected items for audit, items carefully selected from each group, or none of these. But obvious B, क्योंकि stratified मतलब क्या होता है? सिंपली कि जब आप रैंडम कलेक्शन करते हो। नेक्स्ट, an auditor is liable for his annual audit of accounts of creditors, bankers, debtors, owners, but obvious owners. नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, दैट इज बी, एज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज, अब देखो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट के पहले आता है। प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस और नन ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पे हमसे फाइनेंशियल कॉस्ट बोला है, मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और टैक्सेस की बात कर रहा है। तो इंटरेस्ट टैक्सेस कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज if it enables management to increase productivity and rationalize cost structure, if it computes estimated cost only, if it cannot be reconciled with financial accounts, or none of these. इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मास्टर बजट इज अ समरी बजट, दैट इज सी। ये क्वेश्चन हमने कराया भी था। नेक्स्ट, ABC Limited was incorporated with an authorized share capital of 1 lakh equity shares of 10 each.
The board of directors of the company decided to allot 10,000 shares credited as fully paid to the promoters of the company for their services. Which account should be debited in the books of ABC Limited? But of his goodwill account, ये क्वेश्चन भी क्लास में कराया हुआ है. नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स में कौन कौन आते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, दो आते हैं. टैक्स अथॉरिटीज यूजर्स हैं, इन्वेस्टर यूजर्स हैं, क्रेडिटर यूजर है, दैट इज डी. ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल असेट्स बाय द ओनर. अगर पर्सनल असेट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा? टोटल असेट भी इंक्रीज होगी, ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होगी. इंक्रीजेस टोटल असेट ओनली, कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, या असेट और लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा. सिंपली जब ओनर अपने पर्सनल असेट को इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? लेट्स से उसके पास एक फर्नीचर था, उसको उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो असेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए. नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रिफर्ड टू एज. कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उसको हम कहते हैं असेट्स, दैट इज सी. नेक्स्ट, क्विक असेट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. कैश को इंक्लूड करता है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड करता है, बट इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखो क्विक असेट बोला है, करंट असेट नहीं. करंट असेट में तो इन्वेंट्रीज भी पार्ट बनता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ओनली ए एंड बी. नेक्स्ट, अ कॉस्ट सेंटर इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर ascertained, a location which is responsible for controlling direct cost, any location or department which incurs cost, or part of the factory overhead system by which costs are gathered. इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लाइफ, दैट इज यूजफुल लाइफ. डिक्लेयर्ड लाइफ पे कभी भी डिपेंड नहीं होता, नॉर्मल लाइफ पे भी नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? ए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट और यूजफुल लाइफ ऑफ असेट. नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद. बुक कीपिंग मतलब बेसिकली होता है कि जहां पे आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस. अब आएंगे नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एज अ मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करने के लिए डेटर रेशियो इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, एंड क्विक रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू आर कॉल्ड. रेवेन्यू को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने यूज़ की है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? खर्चा, क्योंकि खर्चे में ही तो प्रॉफिट ऐड करके रेवेन्यू निकालते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटैंजिबल एसेट. इंटैंजिबल एसेट इसमें से कौन सा नहीं है? हमें पता है, ए, इन्वेस्टमेंट. इन प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेस्टर्स विल बी लीस्ट कंसर्न विद चेंजेस इन. अगर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी किसी कंपनी की हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम उनकी जीपी रेशियो से तो अफेक्ट होंगे. सेल्स वॉल्यूम भी हमारे लिए बहुत मैटर करेगा, बट क्या क्विक रेशियो मैटर करेगा? नहीं, तो इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट, मार्केट सर्वे इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है बी, डिसाइडिंग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट, market segmentation is useful for preferential marketing, targeting existing client, identifying prospects or all of the above. अगेन मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन मतलब होता है जहां हम अपने क्लाइंट्स को ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली वो पार्ट बनेगा टारगेटिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, दैट इज बी. नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स बट ऑफ फेस टू फेस सेलिंग. नेक्स्ट, वेब मार्केटिंग इन्वॉल्व्स. अगर हम वेब मार्केटिंग की बात करें तो वेब एडवर्टीजमेंट्स. नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मीन्स आइडियाज फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड टेक्निक्स ऑफ सेलिंग, टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग मार्केटिंग एक्टिविटीज और टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग सिमिलर होती है ऑनलाइन मार्केटिंग की, दैट इज ए. नेक्स्ट, मार्केट एक्सपेंशन मीन्स हायरिंग मोर स्टाफ, बाइंग मोर प्रोडक्ट्स, बाइंग मोर कंपनीज और ग्रोथ इन सेल्स थ्रू एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स. बट ऑब्वियसली अगर आप मार्केट रेशियो आपका बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब कि आपकी सेल्स बढ़ रही है. नेक्स्ट, इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, building demand for products or all of the above.
सी बिल्डिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, इफेक्टिव मार्केटिंग मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए डिमांड क्रिएट करना। नेक्स्ट, प्रमोशन टू मार्केटिंग मीन्स, अगर प्रमोशन की बात करें तो सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस मीन्स, कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचना अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट, सक्सेसफुल मार्केटिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द सेल्स पर्सन और ऑल ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस ए, क्योंकि सक्सेसफुल मार्केटिंग का मोटिव ये होता है कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाएं। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, मार्केट प्लान इज अ, अगर मार्केट प्लान की बात करें तो ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, दैट इज सी बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? फिलिप कोटलर, दैट इज बी। In the following sentences, a word price is used. In which sentence it is correctly used from the economically viewpoint? Economically viewpoint मतलब जहाँ वो economics के terms में, that is monetary terms में use हुआ हो, तो इसका correct answer होगा B. Nowadays prices are increasing for all valuable goods. Next, for any human being marginal utility curve of a commodity is, अगर हम marginal utility curve की बात करें तो वो इस तरीके से बनता है एंड इसी तरीके से हमारा डिमांड कर्व भी ड्रॉ होता है, दैट इज बी. इट ऑल्सो बी डिमांड कर्व फॉर दैट कमोडिटी. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज यूजफुल फ्रॉम डिफरेंट वेज. इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या, कि सिंपली हम कितना रेडी है पे करने के लिए और कितना हमें एक्चुअल पे करना पड़ा, तो बेसिकली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. नेक्स्ट, marginal utility of a commodity for any consumer is, no doubt D, increase or decrease in total utility due to decrease in price. Next, a firm which produce goods with definite plant and machinery by applying minimum average cost is called, minimum average cost है तो optimum firm, जो minimum cost पे ज़्यादा produce करेंगे. Next, suppose commodity X is a substitute of Y and Y is a substitute of X. Then if other things remaining constant, we can say that generally X और Y लिखा है, if supply of X increases then price of Y commodity increases. अब देखो यहाँ पे X की, या क्वेश्चन में देखोगे तो X की या Y की सप्लाई की बात कर रहा है, तो इनके सप्लाई से क्या दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे किसी भी तरह का कोई अफेक्ट होगा? नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. इफ सप्लाई ऑफ एक्स इंक्रीजेज देन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी नाइदर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज. नेक्स्ट, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फैक्शन क्वालिटी इज, मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीज्ड. नेक्स्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट मे बी कॉल्ड अ प्रोड्यूसर बिकॉज, डोमेस्टिक सर्वेंट क्या करता है? सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, किससे? अपनी सर्विस से. That is A, create satisfaction quality by his service. Next, which of the following is not a stage of development of a company? Development की बात करें तो production, क्योंकि promotion होता है, incorporation होता है, commencement भी development का part होता है. Next, which of the following company or companies are registered by the Companies Act 2013? Government company, private company, public company, but obviously all of the above. Next, a subsidiary of a government company is also treated as, अगर गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो फिर उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही ट्रीट करते हैं, दैट इज ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, गलत है ये. द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी. अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, रीजन बीइंग कि उसको एक अलग लीगल एंटिटी माना जाता है. एंड अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट फॉल्स है, क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है कंपनी को फॉर्म करने के लिए. क्लियर? तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था 2020 एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का. ये हमारा सेट डी है जिसका हैंडआउट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे. तो ये हमारा डिस्कशन सेशन ओवर होता है. जो आंसर की का डिस्कशन था 2020 एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.